बीए पार्ट थर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मिट्टियाँ यानी मृदा। भारत में मिट्टियाँ। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मृदा अमूल्य संपदा होती है। मृदा किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। एक कृषक के लिए मिट्टी पौधों को उपजाने के लिए एक प्राकृतिक स्थान है। कोल महोदय हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मिट्टी ही पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सातत्य में से जोड़ती है। अर्थात द सॉइल्स लिंक्स द डेड डस्ट ऑफ द अर्थ विद द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कृषि एवं पशुपालन, जो शाकाहारी एवं मांसाहारी लोगों के जीवन का आधार है, मिट्टी पर ही निर्भर करता है। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ हुए हैं डॉक्टर बेनेट। उन्होंने कहा है कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग और ह्यूमस से बनती है। ह्यूमस क्या होता है? पेड़ पौधों की जो जड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं वो सड़ गल जाती है, वो ह्यूमस हो जाती है। सामान्यतः मृदा 4 तत्वों से बनी होती है। अकार्बनिक या खनिज पदार्थ जो मूल पदार्थ से प्राप्त होते हैं। दूसरी कार्बनिक पदार्थ जो पौधों और पशुओं के अपघटन से प्राप्त होते हैं। और हवा और जल। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कई कारकों का प्रभाव होता है, जैसे मूल पदार्थ, उच्चावच, जलवायु और इसके भौतिक और रासायनिक जैविकीय गुण और भूमि उपयोग का प्रचलन और समय। भारत एक विशाल देश है जहाँ भू आकृतिक और जलवायु संबंधी उच्च विविधता पाई जाती है। भारत की भू जलवायु स्थितियों का इसकी मृदा वितरण, उसके गठन, संरचना, रंग, पीएच मान और सरंध्रता पोरोसिटी पर स्पष्ट प्रभाव दिखता है। साधारणतया भारत की मृदाएं यहाँ की जलवायु विषयक और वनस्पति पट्टिकाओं का अनुसरण करती है। अपन यूँ कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण विशिष्ट प्राकृतिक स्थितियों में होता है और इस जटिल प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्येक तत्वों का योगदान होता है। इस प्रक्रिया को मृदा वैज्ञानिकों द्वारा मृदा जनन या मृदा निर्माण कहा जाता है। किसी स्थान विशेष की मृदा पर उसके मूल चट्टान, स्थलाकृतियों, जलवायु की स्थितियों, प्राकृतिक वनस्पति, भूमि उपयोग, जीवों, कीटों, मृद और सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणु और समय का प्रभाव होता है। मृदा निर्माण से जुड़े इन उपरोक्त कारक स्वतंत्र या अलग अलग कार्य नहीं करते, बल्कि आपस में एक अंतर संबंध बनाते हुए सक्रिय रहते हैं, जिस कारण यह एक काफ़ी जटिल नेटवर्क वाली प्रक्रिया बनाते हैं। मृदा निर्माण के पदार्थ पृथ्वी की सतह के चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें मृदा वैज्ञानिकों द्वारा जनक पदार्थ या मूल पदार्थ कहा जाता है। सतह की स्थलाकृति, उच्चावच तथा अपक्षयन के एजेंट इस मूल चट्टान यानी जो पदार्थ होता है उसके अपघटन की अवस्था तय करते हैं। इस प्रकार मृदा का मूल चरित्र तथा उसकी रासायनिक विशेषताएं नीचे के चट्टानों से प्राप्त होती हैं। अपरदन के अन्य कारक जैसे बहता हुआ जल, हवा इत्यादि द्वारा मृदा का परिवहन हो सकता है, या फिर कोई मृदा अपने निर्माण के मूल स्थान पर बनी रह सकती है। जल मृदा अपने मूल निर्माण स्थल पर हो, इसे स्वस्तनी अवस्था कहते हैं, जहाँ इसमें जलवायु विशेषकर आर्द्रता पौधों और जीवाणुओं द्वारा परिवर्धित होता है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में मृदा मानव के लिए बहुमूल्य होती है। इसकी प्रकृति और उर्वरता पर
न सिर्फ कृषि उत्पादकता निर्भर करती है, बल्कि मृदा की वहन क्षमता और ग्रामीण समुदाय का विकास भी इसी पर निर्भर करता है। इस प्रकार से मृदा का बहुत महत्व है। तो भारत में जो मृदा का वर्गीकरण है वो 3 श्रेणियों में किया है। शैलों के आधार पर, जिसका भारतीय भूवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया, जिसको एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा वर्गीकरण किया भारतीय कृषि अनुसंधान समिति यानी ICAR द्वारा, जिसने 8 मुख्य और 27 गौण मृदाएं बताई। तीसरा वर्गीकरण किया जो रायचौधरी और मुखर्जी द्वारा 1954 में किया गया। रायचौधरी और मुखर्जी उन्होंने 19 प्रकार की मृदाएं बताई। तो भारत में जो मृदा का वर्गीकरण है वो एक एक करके अपन देखते हैं। पहला है शैलों के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिकों द्वारा किया गया वर्गीकरण। मिट्टियों के निर्माण में पैतृक शैलों यानी पेरेंटल रॉक्स के गुणों का विशेष योगदान होता है। तो भारतीय भूवैज्ञानिकों ने शैलों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। उनके अनुसार भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली, अति प्राचीन रवेदार एवं कायांतरित शैलों से निर्मित मिट्टियाँ यानी रवेदार और कायांतरित शैलों से निर्मित मिट्टियाँ प्रायद्वीपीय पठार पर प्राचीन ग्रेनाइट, ग्नीस, शिस्ट आदि रवेदार एवं कायांतरित शैलें मिलती है। और उन जो शैलों में है लोहा और मैंगनीज अधिक पाया जाता है। इन शैलों के विघटन यानी टूटने से उत्पन्न मिट्टियों का रंग लाल होता है और वर्षा काल में इनका ह्यूमस नष्ट हो जाता है यानी जैविक तत्व। ऐसी मिट्टियाँ प्राय अनुपजाऊ होती है क्योंकि उनमें जैविक तत्व नहीं होता, अतः उपजाऊ कम होती है या नहीं होती है एक तरह से बहुत। दूसरी प्रकार की जो भूवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया वो है कुद्दुप्पा और विंदन शैलों से उत्पन्न मिट्टियाँ। अति प्राचीन होने के कारण ये पूर्ण परिपक्व मिट्टियाँ हैं, इन मेच्योर मिट्टियाँ कहलाती हैं। ये सूक्ष्म लोई फाइन सैंडी तो अधिक क्षारीय वाली मिट्टियाँ होती हैं। तीसरा जो वर्गीकरण किया उन्होंने किया है गोंडवाना शैलों से निर्मित मिट्टियाँ। प्रायद्वीपीय पठार पर नदी घाटियों में बालू, कंकड़, पत्थर, बजरी आदि अवसादों के जमने से यानी नदियों के द्वारा जो बह के आए जो ये कंकड़, पत्थर, बजरी, उनके जमने से गोंडवाना शैलें उत्पन्न हुई। गोंडवाना शैलों से उत्पन्न मिट्टियाँ अभी पूर्णतः परिपक्व नहीं हुई है क्योंकि परिपक्व नहीं मिट्टियाँ नहीं कहलाती हैं ये नदी बहाव में बहने वाली नदियाँ, अतः ये अनुपजाऊ हैं। इनकी परतें पतली, बलुई व क्षारी होती है तथा इनमें ह्यूमस की भी कमी होती है। चौथे प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो है दक्कन ट्रैप से निर्मित मिट्टियाँ। क्रिटेशियस कल्प में व्यापक ज्वालामुखी क्रिया के कारण प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर लावा के जमने से दक्कन ट्रैप शैलों का निर्माण हुआ। इनमें लोहा और मैंगनीज अधिक मात्रा में मिलता है। इनमें दक्कन ट्रैप वाली शैलों में लोहा और मैंगनीज की अधिक मात्रा होती है और लावा की मिट्टी जो काली और उपजाऊ होती है, जो लावा जमीन के अंदर से निकलता है। पांचवा जो वर्गीकरण था वो टर्शियरी शैलों से निर्मित मिट्टियाँ। प्रायद्वीपीय पठार के बाहर यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ियों और घाटियों में टर्शियरी युगीन शैलों के विघटन से टर्शियरी युगीन शैलों के टूटने से चूना और बालू मिश्रित मिट्टियाँ उत्पन्न हुई। वो अलग इस प्रकार से टर्शियरी शैलों से निर्मित मिट्टियाँ कहलाती है। और छठवां वर्गीकरण था इनका भूवैज्ञानिकों द्वारा नवीन शैलों से निर्मित मिट्टियाँ। नूतन कल्प की शैलों से उत्पन्न मिट्टियाँ ये गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में विस्तृत है। इस प्रकार की मिट्टियाँ जो जिनको कांप यानी नदी बहाव वाले क्षेत्र की लेटराइट और मर्सले मिट्टियाँ इस प्रकार की हैं। पर्याप्त जल मिलने पर ये उर्वरक सिद्ध
होती है, यानी उपजाऊ बन जाती है इनको पानी मिलने की वजह से। ये तो किया उन्होंने भूवैज्ञानिकों ने। अब क्या भारतीय कृषि अनुसंधान समिति द्वारा यानी ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो वर्गीकरण किया वो इस प्रकार से उन्होंने ICAR ने 8 मुख्य और 27 गौण प्रकार की मिट्टियाँ बताई। जो मुख्य मिट्टियाँ 8 थी वो इस तरह से थी: लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट, क्षारयुक्त, हल्की काली और दलदली मिट्टी, कांप मिट्टी, रेतीली मिट्टी और 8वें है वनों वाली मिट्टी। और गौण जो उपविभाग वाली मिट्टियाँ, गौण मिट्टियाँ बताई जो 27 प्रकार की, वो इस प्रकार से हैं: कॉम्प, अधिक चुनाई युक्त कॉम्प, तटीय कॉम्प, डेल्टाई कॉम्प, नमकीन व क्षारीय कॉम्प, मरुस्थलीय, गहरी काली, मध्यम काली, छिछली काली, नमक व क्षार युक्त काली, अवर्गीकृत काली, मिश्रित लाल व काली, लाल, लाल पथरीली, लाल पीली, लेटराइट, लेटराइट व लेटोराइट, पतझड़ वनों वाली भूरी और भूरी अलग से, पर्वतीय पोडजोल वनों की लेटराइट, तराई की पर्वतीय और पर्वतीय चरागाहों की मिट्टियाँ और मिट्टी, पीट और अन्य मिट्टियाँ। इस प्रकार से उन्होंने ये गौण मिट्टियाँ बताई। राय चौधरी ने जो और मुखर्जी द्वारा जो मिट्टियों का वर्गीकरण वो इस प्रकार से है। ये भी भारतीय कृषि अनुसंधान के ही हैं से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने 19 प्रकार की मिट्टियाँ बताई वो हैं नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी, नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी किंतु जिसमें खनिज लवण भी मिलते रहते हैं। तटीय प्रदेश की बलुई मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई है। नदी की तल टिकी पुरानी मिट्टी, डेल्टा प्रदेश की लवणीय मिट्टी, चूना मिली हुई मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, कम गहरी चिकनी मिट्टी, लाल व काली मिट्टी का मिश्रण और लाल मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी जिसमें बालू मिट्टी मिली हो, मिश्रित लाल दोमट और लाल बलुई मिट्टी, कंकरीली मिट्टी, तराई की मिट्टी और पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी, दलदली मिट्टी, पीट और मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार से राय चौधरी ने भी 19 प्रकार की मिट्टियों को इस प्रकार से बताया। ये इस वीडियो के माध्यम से अपन ने मिट्टी क्या है और सॉइल्स इन इंडिया, भारत में मिट्टियाँ का जो वर्गीकरण है वो अपन ने इस वीडियो की तरह पढ़ा। अब आगे से पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में भारत में पाई जाने वाली या मिट्टियों का वितरण है। धन्यवाद।